हाय फ्रेंड्स, गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जब हम अपने कपड़े पहनते हैं, एक दिन पहनने के बाद वो मैले से हो जाते हैं, उन्हें फिर हम धुलते हैं। धुलने के बाद उसमें कई बार नील लगाने की ज़रूरत पड़ती है, कई बार माड़ लगाने की ज़रूरत होती है और प्रेस करने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से जब कपड़े लूम पर यानी करघे पर बनते हैं, मशीन से बनते हैं या बुनाई की जाती है उनकी, तो उस समय कपड़ों में बहुत सारी गंदगी आ जाती है। यहाँ तक कि फाइबर से कपड़ा बनने तक हर एक अवस्था में, चाहे फाइबर से धागा बनाया जाए और धागे से कपड़ा बनाया जाए, हर एक अवस्था में कुछ ना कुछ गंदगी उस कपड़े में लग जाती है। तो उस गंदगी को दूर करने के लिए और बाज़ार में लाने योग्य बनाने के लिए उन वस्त्रों पर कुछ परिचर्याएँ की जाती हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कपड़े पर परिष्करण, यानी फैब्रिक फिनिशिंग और टेक्सटाइल फिनिशिंग। ये वीडियो आपके अध्याय 5 कपड़े हमारे आसपास का भाग 6 है। इसके 5 भाग ऑलरेडी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें आपको कैसे फाइबर से धागा बनता है, धागे से कैसे कपड़ा बनता है, कुछ तरीके के प्राकृतिक रेशों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में बताया। तो कपड़ा परिष्करण रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं का एक मिला जुला शब्द है, जिससे कपड़े निर्माण होने के बाद और उसकी कटाई या सिलाई के पहले उन पर ये परिचर्याएँ की जाती हैं, जिससे वो देखने योग्य लगे, देखने में आकर्षक लगे। कपड़ा परिष्करण से वांछित परिणाम, जो हम चाहते हैं वो परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं और उसकी सुंदरता बढ़ाई जा सकती है परिष्करण के द्वारा और उसकी कार्यात्मकता बढ़ाई जा सकती है। अलग अलग कार्यों के हिसाब से उस पर अलग अलग परिचर्याएँ की जा सकती हैं। फिनिशिंग प्रक्रियाएं कपड़ों के अंतिम उपस्थिति को संबोधित करती हैं। किसी भी कपड़े का अंतिम प्रक्रिया है बाजार में आने के पूर्व की प्रक्रिया है और इससे कपड़े सॉफ्ट नरम हो जाते हैं। कपड़ों में के जो दिखावट है उसमें सुधार होता है और उपभोक्ता के लिए अधिक आकर्षक कपड़ा बाजार में आ जाता है। तो अधिकांश कपड़े आजकल कारखानों में बनते हैं और बहुत सारी गंदगी और कठोरता उनमें उसकी वजह से आ जाती है, तो हम उसे किसी और कार्य के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे कपड़ों को ग्रे गुड्स कहा जाता है, ग्रे कपड़े कहे जाते हैं और इन्हीं ग्रे कपड़ों पर परिचर्या करके उन्हें बाजार में लाने योग्य और हमारे पहनने योग्य या अन्य इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि वस्त्र परिष्करण का महत्व क्या है, क्यों किया जाता है वस्त्रों पर परिचर्या। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि वस्त्रों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए और उनके रूप में सुधार करने के लिए, कपड़ों पर रंगाई और मुद्रण के माध्यम से कपड़ों में विविधता आ जाती है। हम एक ही तरीके के कपड़े नहीं पहनते हैं, विविध तरीके के कपड़े हमारे पास बाजार में उपलब्ध होते हैं। उनके स्पर्श में सुधार होता है, कपड़ों को हम और अधिक उपयोगी बना पाते हैं। हल्के वजन के कपड़ों की ड्रेपिंग क्षमता में सुधार आ जाता है और कपड़ों के विशिष्ट उपयोग के लिए उपयुक्त बनाते हैं। जैसा हमें उसका एंड यूज़ करना है, विशिष्ट उपयोग करना, उसके योग्य बनाया जा सकता है। टाइप्स ऑफ फिनिशेस, यानी कि वस्त्र परिष्करण के कितने प्रकार हैं। तो वस्त्र परिष्करण प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है बेसिक परिष्करण या मूलवर्ती जो परिष्करण होते हैं, जो जनरली सभी वस्त्रों पर किए जाते हैं, और दूसरा विशेष फिनिशेस हैं, विशेष परिष्करण हैं जो विशेष कार्यात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए कपड़ों पर किए जाते हैं। तो आधारभूत परिष्करण सभी प्रकार के कपड़ों पर होते हैं, जैसे कि स्टार्च लगाना, नील लगाना, सफाई करना, विरंजन करना आदि, कड़ा करना, ऐसे बहुत सारी हैं। और जो स्पेशल फिनिशेस हैं उसमें वाटर प्रूफिंग, मॉथ प्रूफिंग, मॉइस्चराइजेशन आदि।
एक सल्फ्यूराइजिंग भी किया जाता है और मर्सराइजिंग भी किया जाता है। इन सभी परिष्करण के बारे में हम आगे अभी अध्ययन करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो जो वस्त्रों पर परिसज्जा की जाती है वो अलग अलग प्रकार से की जाती है। पहला है वस्त्र परिष्करण कार्य के आधार पर जो किए जाते हैं वो हैं, इसमें आता है रूप बदलने के लिए वस्त्र परिष्करण कार्यों के आधार पर, यानी उन वस्त्रों का रूप बदल दिया जाए। कैसे बदल दिया जाता है, क्या क्या परिसज्जा की जाती है। पहली परिसज्जा है शुद्धिकरण या क्लीनिंग जिसको कहते हैं। इसमें इसके साथ साथ इसमें रगड़ कर साफ करना, सतह को चिकना करना, श्वेतीकरण या ब्लीचिंग, ये सारी प्रक्रियाएं आती हैं। शुद्धि में कपड़ों को करघे पे जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे मोम लग जाता है, धूल, मिट्टी, तेल ये लग जाता है, इसको किसी भी प्रकार के रसायन या साबुन से साफ किया जाता है। एक स्काउरिंग की प्रक्रिया होती है जिससे रगड़ कर साफ करते हैं। उसमें कपड़ों को रगड़ कर साफ किया जाता है जिससे ग्रीस वगैरह निकाल दी जाती है। फिर सतह को चिकना करना, साइजिंग की प्रक्रिया, सिंजिंग की प्रक्रिया आती है। इसमें सूती वस्त्रों की सतह को चिकना किया जाता है क्योंकि सूती वस्त्रों की सतह ऊपर से खुरदुरी होती है। इसके अलावा ब्लीचिंग किया जाता है। ब्लीचिंग यानी श्वेतीकरण, जब कपड़ा बुनकर तैयार होता है वो पूरी तरह साफ नहीं होता है और ना ही वो पूरी तरह सफ़ेद होता है। श्वेतीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है, इससे जो भी कपड़े, जो रंगीन कपड़े हैं उनको श्वेत बना दिया जाता है और जिससे मनचाहा कलर बाद में उसमें कर दिया जाता है। श्वेतीकरण की प्रक्रिया के बाद कपड़ा बहुत अच्छे से रंग को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो कई तरीके हैं श्वेतीकरण के, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच, ऑक्सीकर्मक ब्लीच और प्रतिकर्मक ब्लीच है, जिसमें कुछ विरंजक होते हैं जिसमें कपड़ों को डुबोया जाता है और फिर उनसे निकालकर कपड़ों को साफ करके धो के सुखाया जाता है। इसके अलावा कैलेंडरिंग एक प्रक्रिया है। कैलेंडरिंग में कपड़ों पे दबाव डालकर प्रेस की जाती है। जैसे हम इसको सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, जैसे हम कपड़े घर में धुलते हैं उसके बाद उसमें प्रेस चलाते हैं, वैसे एक प्रक्रिया है, प्रेसिंग की प्रक्रिया है, जिसमें कपड़े की सिलवटें दूर हो जाती हैं और सतह चिकनी हो जाती हैं। तो इसके लिए एक कैलेंडरिंग मशीन होती है, आप यहाँ चित्र में देख पा रहे होंगे। ये कैलेंडरिंग मशीन है जिसमें रोलर लगे होते हैं। ये रोलर काफ़ी भारी होते हैं। जैसे आप ये समझ सकते हैं, आपने अगर गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन देखी है, उसमें जैसे रोलर लगे होते हैं और बीच से गन्ना पास होता है, इसी तरीके से चिकने रोलर होते हैं, भारी होते हैं, जिनके बीच से कपड़े को पास कराया जाता है और कपड़े के तंतु के अनुसार उस पर दबाव डाला जाता है। जितने प्रेशर डाला जाएगा, जैसे रेयॉन है या और रेशमी कपड़े हैं, उनको कम गर्म रोलर का प्रयोग करके कम दबाव डालते हैं, जबकि सूती कपड़ों पर अधिक भारी व गर्म रोलर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इससे क्या होता है, कपड़े पतले हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं और पेपर जैसे लगते हैं। अगली प्रक्रिया है टेंटरिंग। टेंटरिंग की प्रक्रिया में जब क्या होता है कि जब मशीन पर कपड़े बनाए जाते हैं तो कई बार होता है उसके किनारे थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो उन किनारों की यानी कि कपड़े की चौड़ाई में इस तरीके से चौड़ाई जो होती है कई बार होती है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है बुनाई के हिसाब से, तो उनको सीधा करने के लिए टेंटरिंग की प्रक्रिया की जाती है। इसमें कपड़ों को खींचकर तान दिया जाता है और फिर स्टीम, उसके नीचे से स्टीम पास की जाती है और कपड़े बिल्कुल समान चौड़ाई, उसकी लंबाई, व्यास सब एक समान एवं स्थायी हो जाता है उससे। इससे अच्छी गुणवत्ता के कपड़े उत्पादित किए जाते हैं, ग्रेन लाइन सही हो जाती है। अगली जो परिष्करण किया जाता है वो बनावट बदलने वाले परिष्करण है। इसमें आता है स्टार्चिंग। कपड़ों में स्टार्च लगाना, आपने कई बार अपने घरों में सूती वस्त्रों में माड़ लगाया होगा, कभी चावल के पानी से लगाया होगा, कभी अरारोट से लगाया होगा या रिवाइव से लगाया होगा। ठीक वही प्रक्रिया कपड़ों में
की जाती है, क्योंकि कपड़े बनने के बाद थोड़े ढीले हो जाते हैं, तो उनमें कड़ापन लाने के लिए उनमें स्टार्च लगाया जाता है, जिससे कपड़े आराम से कड़क हो जाएं और लपेटने में, उन्हें इधर से उधर ट्रांसफ़र करने में आसानी रहे। अगली जो प्रक्रिया है वो है साइजिंग की प्रक्रिया। इसमें ये या तो पेपर पे किया जाता है या कुछ कपड़ों पे किया जाता है। इससे कपड़ों का रूप परिवर्तन हो जाता है और उसकी अवशोषकता बढ़ जाती है, जिसे आप इन चित्रों में देख पा रहे होंगे। अगला जो परिष्करण किया जाता है वो है कपड़े के व्यवहार को बदलने के लिए। कपड़े के व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाया जाता है? एक तो धोकर पहनने के लिए, जिसमें धोने से क्या होता है, कपड़े की गंदगी हट जाती है और कपड़े इसमें धोए जाते हैं सिर्फ, और धोकर सुखा दिए जाते हैं। इसके बाद जो परिष्करण किया जाता है वो है कपड़े से वाटर प्रूफिंग करना। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कपड़े में से हवा या पानी दोनों ही AR से पार ना हो सके, इसके लिए वाटर प्रूफिंग की जाती है। पतली फिल्म या तेल कपड़ों पर लगाया जाता है और या रबड़ के साथ कपड़े की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे कपड़ों से पानी पास नहीं होता है। इसके अलावा परमानेंट प्रेस, स्थायी प्रेसिंग की जाती है। सिकन प्रतिरोधी या स्थायी प्रेस कपड़ों में किए जाते हैं, जिससे कपड़ों में ज़्यादा सिलवटें नहीं आती हैं और कपड़े लंबे समय तक वैसे के वैसे बने रहते हैं। ऐसे कपड़ों पर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। अधिक ताप पर और अधिक समय तक रखकर उनको परिसज्जा की जाती है। मॉथ प्रूफिंग कपड़ों पर की जाती है। मॉथ यानी कीड़े मकोड़ों से सलभ अभेद परिष्करण, जिसको हिंदी में कहते हैं। जिन वस्त्रों में कीड़ा लगने का संभावना होती है, जैसे कि सिल्क और ऊन, ऐसे कपड़ों पर कीड़ों से बचाने के लिए मॉथ प्रूफिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में नीम के पत्ते, सोडियम फ्लोराइड या एल्युमिनियम फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है और ये रसायन धूप और हवा से प्रभावित नहीं होते हैं। अतिरिक्त सावधानी का प्रयोग करके हम ऐसे कपड़ों को कीड़ों से बचा सकते हैं। एक और फिनिश की जाती है, परिष्करण किया जाता है, वो है अग्नि रोधक। ऐसे कपड़ों पर ऐसी फिनिशिंग दी जाती है जिससे वो कपड़े आसानी से आग को ना पकड़ पाएँ। इनको हम फ्लेम रिटार्डेंट परिष्करण भी कहते हैं। एक और फिनिशिंग है वो है सैनफोराइजिंग। सैनफोराइजिंग यानी कि सिकुड़न मुक्त परिष्करण किया जाता है। जैसे सूती तंतुओं पर ऊनी और लिनन, जिनमें सिकुड़न का दोष होता है, जो कपड़े धोने के बाद सिकुड़ जाते हैं, ऐसे कपड़ों पर ये सैनफोराइजिंग की प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया में पहले कपड़े को गीला किया जाता है, फिर उसे बिना खींचे अर्थात ढीला ही सुखा दिया जाता है और उस समय कपड़े को जितना सिकुड़ना होता है वो सिकुड़ जाता है। इसलिए जब हम उसे पुनः अपने घर पे धोते हैं तो वो नहीं सिकुड़ता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है सैनफोराइजिंग। और ये चित्र में आप बड़ी बात ही देख पा रहे होंगे, फ्लेम रिटार्डेंट कपड़ा आग को नहीं पकड़ रहा है और यहाँ पे पहले ही मेज़र करके कपड़े को धो के सुखाया गया था। जब वहाँ रखा था तो ऑलरेडी जो है वो जितना सिकुड़ना था उसी सेम टाइम पर सिकुड़ गया। इसके अलावा रंगों के द्वारा परिष्करण किया जाता है और रंगों द्वारा जो परिष्करण होता है वो कपड़े को बहुत आकर्षक बना देता है और हर एक अवस्था पर रेशे से कपड़ा बनने की किसी भी अवस्था में रंग से परिष्करण किया जा सकता है। रंग अक्सर ही हमें बहुत प्रभावित करते हैं और हम रंगों के द्वारा ही कपड़ों को सेलेक्ट करते हैं। तो रंग की प्रक्रिया कब कब की जाती है? एक तो फाइबर स्टेज पर, यानी कि जब रेशे का स्टेज होता है, बहुत महंगी प्रक्रिया होती है ये और इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है। तंतुओं को रंग दिया जाता है, लेकिन जब तंतुओं को रंगा जाता है तो ऐसे कपड़े अधिक, इससे बने कपड़े अधिक पक्के होते हैं। मानव निर्मित कृत्रिम तंतुओं को रासायनिक घोल में रंग मिला दिया जाता है जिससे वो कलर्ड ही निकाले जा सकते हैं। धागे की अवस्था में भी कपड़ों को रंगा जाता है जिसमें लच्छियों की रंगाई की जाती है या पैकेज रंगाई की जाती है या बीम रंगाई की जाती है। धागों की लच्छियाँ बनाकर डंडे में लपेटकर उन्हें रंग के घोल में डुबाया जाता है बार बार। ये हो गई लच्छियों की रंगाई। पैकेज रंगाई में बहुत सा धागा एक साथ रंग लिया जाता है और
उसकी रंगाई में मशीनों का प्रयोग किया जाता है। और जो बीम रंगाई होती है उसमें छिद्रदार बेलन होते हैं, रोलर होते हैं, जिसमें लपेटकर रंग के घोल में डुबो दिया जाता है। इस प्रकार से जो यार्न है, धागे हैं, वो रंग जाते हैं। इसके बाद जो है फैब्रिक स्टेज पे कपड़ों की रंगाई की जाती है। फैब्रिक स्टेज पर दो विधि का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, वो है टाई एंड डाई विधि और दूसरी है बाटिक विधि। टाई एंड डाई विधि में कपड़ों को पहले बांधा जाता है अलग अलग डिज़ाइन में। यहाँ आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे तरीके हैं। फैन फोल्डिंग मेथड है, या कपड़ों में आपने कुछ चना या ऐसे कुछ भी धागों से बांध दिया है, अधिक टाइट बांधते हैं उसको, और फिर उसको कपड़ों में रंग में डुबो कर रंग देते हैं, चाहे वो ठंडी रंगाई करते हैं या गर्म रंगाई करते हैं। और अलग अलग विधियों से कपड़ों की रंगाई कर दी जाती है। और जब रंगाई करने के बाद उसको पानी से धुल के निकालते हैं, जब कपड़ा सूख जाता है तो वो बंधा हुआ धागा खोल देते हैं, तो जिस भी पैटर्न को, जिस भी डिज़ाइन को हमने उसमें सोच के बनाया है, उस तरीके का डिज़ाइन निकल कर आ जाता है। अगली जो प्रक्रिया है वो बाटिक की प्रक्रिया है। बाटिक की प्रक्रिया भी बहुत प्राचीन है। इसमें हम ज़्यादातर ठंडे रंगों का प्रयोग करते हैं। उसकी जो रंगाई है वो ठंडी विधि से होती है, क्योंकि इसमें मोम का प्रयोग होता है, और गर्म विधि का उपयोग करने पे मोम पिघल जाएगा। तो कपड़ों पे यहाँ चित्र में आप देख पा रहे होंगे, जो भी डिज़ाइन कपड़ों पे बनाना है वो बना के जहाँ जहाँ हमें रंग नहीं चाहिए वहाँ वहाँ हम मोम को लगा देंगे। मोम लगाने के कई तरीके होते हैं। ब्रश से लगा सकते हैं, या इसके लिए इस तरीके यहाँ आप देख पा रहे हैं, ब्रश से मोम को लगाया जा रहा है। और उसके बाद उसको ठंडी विधि से डाई की जाती है। बेस और सॉल्ट दो का कॉम्बिनेशन में इसको डाला जाता है। पहले कपड़े को बेस कलर से किया जाता है, फिर सॉल्ट कलर से किया जाता है, या आप मोम लगाने के बाद नॉर्मल फैब्रिक कलर से कपड़ों को कलर कर देते हैं। जब वो सूख जाता है रंग, तो उसके बाद उसको पानी से धुल देते हैं और प्रेस करके मोम को कपड़ों से हटा देते हैं। तो बाटिक के द्वारा भी जब भी हम कलर करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है, पहले हल्के रंग फिर गहरे रंग क्रम अनुसार रंगाई की जाए। इसी तरीके से टाई एंड डाई में भी पहले हल्के रंग फिर गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटिंग की एक और प्रक्रिया है जिसको हम छपाई की प्रक्रिया कहते हैं। छपाई की प्रक्रिया का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। कपड़े बहुत सुंदर लगने लगते हैं छपाई की प्रक्रिया के बाद। इसमें सूत एक कार हो जाता है। और जो रंगाई और छपाई का मुख्य डिफरेंस है वो ये है कि रंगाई में फाइबर के एक एक अणु तक रंग जाता है और कपड़ा अंदर तक एब्जॉर्ब करता है रंग को, जबकि छपाई पे सिर्फ ऊपर की परत पर, ऊपर की लेयर पर कपड़े के रंग होता है और कुछ अंदर के फाइबर्स तक कुछ तक जाता है, पीछे वो छपकर नहीं आता है कपड़े के पीछे। तो जो छपाई की प्रक्रिया है वो बेसिकली 4 प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक तो स्टेंसिल से किया जाता है, दूसरा ब्लॉक से, स्क्रीन से और रोलर प्रिंटिंग। जो ज़्यादा कॉमन मेथड है वो यही है। इसमें से स्टेंसिल, ब्लॉक और स्क्रीन प्रिंटिंग, हैंड प्रिंटिंग मेथड भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर चित्र से आप समझ लीजिए, जो स्टेंसिल प्रिंटिंग है इसमें किसी भी डिज़ाइन का स्टेंसिल प्रिपेयर किया जाता है, उस पर डिज़ाइन बना दिया जाता है। जितना एरिया डिज़ाइन का होता है उस एरिया को छोड़कर अब बाकी एरिया जो उस एरिया की कटिंग कर ली जाती है और बाकी एरिया को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और स्टेंसिल रखकर कलर किया जाता है। आपने कई बार ABCD वाले स्टेंसिल का प्रयोग किया होगा, कुछ ना कुछ इसी तरीके से वो स्टेंसिल होता है। ब्लॉक प्रिंटिंग में ब्लॉक्स होते हैं अलग अलग डिज़ाइन के, लकड़ी के ब्लॉक जिसमें डिज़ाइन खुदी हुई होती हैं। कपड़ों जो कलर रंग होता है उसमें एडहेसिव का प्रयोग थोड़ा सा किया जाता है, जिससे वो नेचुरल गम का ही ऑब्वियसली प्रयोग किया जाता है, जिससे कपड़े पर कलर अच्छे से चिपका हुआ रहे, डिज़ाइन पक्की हो, कहीं धुलने पे निकल ना जाए। तो उसके लिए ब्लॉक्स पे जो डिज़ाइन बनी होती है, हमें वांछित डिज़ाइन वांछित एरिया के हिसाब से
उन ब्लॉक्स पे कलर एक फिक्स प्रेशर से कलर को लगाना होता है फोम पर रख के, और वो उससे ब्लॉक को कपड़ों पर लगाना होता है। ध्यान ये रखना है कि नीचे कोई हार्ड टेबल हो जिसके ऊपर कपड़ों की 3-4 लेयर बिछी हुई हो, उससे अच्छी कलर आते हैं ब्लॉक के। स्क्रीन प्रिंटिंग भी स्टेंसिल प्रिंटिंग जैसा, बस इसमें एक स्क्रीन बनी होती है लकड़ी के फ्रेम की, जिसपे मैसिव नायलॉन मेश का फाइबर होता है। छलनी में जो फाइबर प्रयोग किया जाता है सॉरी फैब्रिक प्रयोग किया जाता है, उस फैब्रिक में जितने पोर्शन में हमें डिज़ाइन चाहिए, जो भी डिज़ाइन चाहिए हमें सपोज़ एक फ्लावर चाहिए तो वो एरिया छोड़कर बाकी एरिया में इनेमल पेंट कर दिया जाता है दोनों साइड से, जिससे जब भी स्टेंसिल से उसके बाद उसको स्क्वीज़ी से कलर रख के कलर एक जगह से दूसरी जगह पास कर दिया जाता है। तो जितना फूल वाला एरिया होगा वहाँ तो डिज़ाइन बन के आ जाएगा, बाकी एरिया कपड़े के कलर का रहेगा। और रोलर प्रिंटिंग जो होती है, इसमें आप चित्र में देख पा रहे होंगे, रोलर्स पे डिज़ाइन इनग्रेव्ड होती है, खुदी हुई होती है, और अंदर से उसमें कलर आता है या ऊपर से कहीं से कलर उसमें डाला जाता है। जो नॉर्मली जो है रोलर में अंदर से ही कलर होता है, हॉलो रोलर्स होते हैं, उसमें छेद होते हैं, और वो जब कपड़े इस रोलर से पास होते हैं तो कलर और वो डिज़ाइन कपड़ों पर आता चला जाता है। तो ये हो गई प्रिंटिंग की प्रक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज कपड़े हमारे आसपास चैप्टर पूरी रूप से कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरु ज्ञानम, इट्स ऑल अबाउट होम साइंस। और अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहिए, चैप्टर 6 के लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरु ज्ञानम।